नमस्ते दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डेली करंट अफेयर सीरीज से 10th और 11th में 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आपको अगर इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है। उस लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम इन आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और एमसीक्यू सॉल्व करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम्स में आजकल करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आने वाले हैं या फिर आते रहते हैं। तो हमें एंड तक बने रहना है वीडियो के, और आपको जो भी आंसर सही लगते हैं वो आंसर्स को कमेंट सेक्शन में भी लिखना है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें। तो 10th में 2024 के सबसे पहले करंट अफेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम 11th में के देखेंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ हमें देखने मिल रही है वो है इंडिया नेपाल बॉर्डर इश्यूज़ को लेके। तो इंडिया और नेपाल जो इनके बीच में एक बॉर्डर इशू चल रहा है, तो ये बॉर्डर इशू वैसे देखा गया तो काफ़ी पहले से चल रहा है, बट अभी फिर से ये न्यूज़ में आ गया है। सिलेबस इसका देखा गया तो करंट इवेंट से आ सकता है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन जो यूपीएससी का टॉपिक है वहाँ से आ सकता है ये इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। और जो बाकी एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो आपको करंट इवेंट्स में ये टॉपिक बिल्कुल मिल सकता है। तो हुआ क्या है, नेपाल का जो कैबिनेट है, नेपाल की जो कैबिनेट मिनिस्ट्री, उन्होंने पिछले हफ्ते एक डिसीजन लिया है और उन्होंने ये बोला है कि उनकी जो 100 रुपये की करेंसी नोट है उसके ऊपर वो एक मैप रखने वाले हैं नेपाल का। ये जो मैप है इसमें गड़बड़ ये है कि इस मैप में कुछ एरियाज जो है वो इंडिया के उत्तराखंड के दिखाए जा रहे हैं, यानी ये एरियाज इंडिया एडमिनिस्टर करता है उत्तराखंड इस स्टेट में, और वो दिखाया जा रहा है कि वो उनके टेरिटरी का हिस्सा है, यानी नेपाल के टेरिटरी का हिस्सा है, जो कि हम उत्तराखंड का ऐसा समझ के चलते हैं। इस कारण जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने कहा है कि इस तरह के यूनिलैटरल मेजर्स जो है वो रियलिटी तो नहीं बदलने वाले, जो रियलिटी वो रियलिटी। यूनिलैटरल यानी अकेले आप जो चीज़ें सोच रहे हो हमारे साथ बिना डिस्कस के आप मैप बना रहे हो और आप सोच रहे हो कि ऐसा ऐसा होगा, तो ये सब चीज़ें इतने आसानी से नहीं बदल सकती है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, ऐसा एस जयशंकर जी का कहना है। अब बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो जो मैप अडॉप्ट किया गया है नेपाल के पार्लियामेंट ने, वो कॉन्सेंसस ने ऐड किया है, यानी हम कहेंगे कि अडॉप्ट किया। कॉन्सेंसस यानी हम कहेंगे वोटिंग के थ्रू, पार्लियामेंट में वोटिंग हुई और उसमें ये अडॉप्ट किया गया था। 4 साल पहले की ही बात है। तो तब से अगर हम देखेंगे तो व्हेन द न्यू मैप वाज अडॉप्टेड, तब से लेके unlike then when the new map was adopted, the May 2 decision to put on it currency note है ना। और अभी तो ये तो हुआ था, बट 2 मई को अब ये डिसीजन भी ले लिया इन्होंने कि भाई हम ये जो नया मैप है जो हमने पहले सोचा था, ये कहीं ना कहीं हम अपने करेंसी पे भी रखेंगे, 100 रुपये के करेंसी पे। तो यही है कि ये सब चीज़ें यहाँ पे चली हैं। तो ये जो डिसीजन है इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी फेस करने मिला है। चलिए अब इस इशू की ओर बढ़ते हैं। अगर हम इस पूरे इशू की बात करें जो यहाँ पे चला है, यहाँ पे आप मैप में पहले आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो एरिया ये क्लेम करता है नेपाल की, वो उनका है। और एक्चुअली नेपाल हमारे इंडिया के लिए यहाँ से शुरू होता है, यानी अगर नेपाल यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये जो एरिया ना, ये आपको जो यहाँ दिखाया जा रहा है, ये वाला एरिया यहाँ जो क्लेम किया जा रहा है, इसमें लिम्पियाधुरा पास है, उसके अलावा काली रिवर बहती है, काला पानी है, लिपुलेक पास है, टिंकर है, ये सब एरियाज़ है जो कि इंडिया एडमिनिस्टर कर रहा है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में और उत्तराखंड स्टेट में। और नेपाल कह रहा है ये उनका है एज़ पर देयर मैप, या फिर हम कहेंगे एज़ पर देयर जो मैप उन्होंने डिसाइड किया है कि वो करेंसी नोट पे जाएगा। अब अबाउट द इशू के बारे में अगर बात करें तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है वो कितने बड़े एरिया का है, तो अबाउट 372 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। इसमें लिम्पुआ धारा भी आता है, जैसे धूरा आता है जो आपको मैंने दिखाया, लिपुलेक आता है, काला पानी आता है, नेपाल इंडिया नेपाल चाइना ट्राई जंक्शन पे आता है, उत्तराखंड के पिठोरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे आता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया नेपाल और चाइना तीनों की बॉर्डर आके मिलती है। नेपाल जो क्लेम कर रहा है काफ़ी टाइम से कि ये एरिया जो है टू इट बोथ हिस्टोरिकल एंड एविडेंटली ये दोनों एरिया उनके, ऐसा कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इतिहास भी ये कहता है कि एरिया हमारा, और एविडेंसेस भी ये कहते हैं कि एरिया उनका है, ऐसा उनका कहना है। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली करके जो है वो यहाँ पे साइन की गई थी जब एंग्लो नेपालीज वॉर ख़त्म हुआ था, यानी ब्रिटिश और नेपाल के बीच में जो वॉर चला था वो ख़त्म हुआ था। और ये वॉर चला था 1814 से 1816 के बीच में, और वो वॉर ख़त्म होने का ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है ये यहाँ पे साइन की गई थी नेपाल में, रिजल्टेड इन नेपाल लूजिंग अ चंक टेरिटरी ऑफ ईस्ट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो ये वॉर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गया, और आप तो जानते हैं उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जो यानी ब्रिटिश कंपनी है इंडिया पे रूल करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गया ना, इंडिया के पास आ गया था। फिर आर्टिकल 5 था इस ट्रीटी का, उन्होंने टुक अवे द जुरिस्डिक्शन ऑफ नेपाल्स रूलर ओवर द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ काली रिवर, है ना। और उन्होंने ये भी कहा कि जो काली रिवर है इसके जो ईस्ट का एरिया है वो हमारा रहेगा, ये भी यहाँ पे कहा गया था इस ट्रीटी से। अब ये सब इतिहास
ऐसा कहता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया, बट नेपाल का कहना है कि देखिए इतिहास भी ये बता रहा है कि एरिया पहले हमारे पास था। तो हमारा कहना है कि भाई बाद में हमारे पास ऐड हुआ है ये। तो हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी नेपाल को विज़िट किए थे 2014 में। उस कारण काफ़ी होप्स बढ़ी थी कि ये इशू जो है ये ख़त्म हो जाएगा, बट नेपाल और उनके मोदी जी और उनके नेपाली काउंटर पार्ट जो थे सुशील प्रसाद कोइराला, जो वहाँ के लीडर हैं, उन दोनों के बीच में, नेपाल के हेड है, उन दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट भी हुआ था। एग्रीड टू सेटअप अ बाउंड्री वर्किंग ग्रुप एक बनाया जाएगा और जल्दी इसको सेटल किया जाएगा, ऐसा भी कहा गया था। जो इशू चल रहा है काला पानी और सुस्ता में, 145 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो होगा वो इंडिया के साइड में आएगा आफ्टर रिवर गंडक चेंज कोर्स। तो गंडक नदी जब अपना कोर्स बदल देती है तब, यानी जहाँ तक गंडक नदी चलती है वहाँ तक हमारा, फिर वहाँ से जो चेंज हो जाता है उसके बाद का एरिया आपका रहेगा, ऐसा यहाँ पे कहीं सोचा गया था। बट काफ़ी सारे फ्रिक्शंस हुए हैं बायलैटरल टाइज़ में। बायलैटरल टाइज़ यानी हमारे और नेपाल के बीच में जो भी ये विचार किए गए, जो टाइज़ हुए, इसके बीच में कुछ फ्रिक्शन रहे। यानी हम कहेंगे गुडविल ऑफ द 2005 टू 2014 पीरियड, यानी हम देखेंगे तो 2005 से 2014 का जो पीरियड था, जब इंडिया ने मीडिएट किया था। इंडिया ने कहा था कि ये जो हिंदू किंगडम है नेपाल का, यानी नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, तो इसको कहीं ना कहीं सेक्युलर फेडरल रिपब्लिक बनाया जाए। यानी यहाँ राजा नहीं रहेगा, यहाँ रिपब्लिक रहेगा, इलेक्टेड बाय पीपल रहेगा, जो भी आपका हेड रहेगा। ये सब यहाँ पे चला था नेपाल में। इंडिया ने भी मीडिएट किया था, इंडिया ने भी इसमें हेल्प की थी। तो ये इवेपोरेट हुआ 2015 के बाद, जब से माओइस्ट जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जो भी यहाँ पे इंडिया ने कहा था वो। और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि तब से कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए। इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़े से झगड़े, यानी हम कहेंगे रिलेशन थोड़े डिस्टर्ब हो गए। अब हम कहेंगे 134 डे ब्लॉकेड लगा दिया गया नेपाल। तो द 134 डे ब्लॉकेड ऑफ नेपाल दैट बिगेन इन सितंबर 2015, यहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स गए। ये जो ब्लॉकेड लगाया गया यहाँ से भी काफ़ी डिस्ट्रस्ट हुआ अगेंस्ट इंडिया, यानी हम आने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, ऐसी चीज़ें चली। केपी शंकर ओली और इंडिया इनके अगेंस्ट, who took over प्राइम मिनिस्टर दैट अक्टूबर, क्विकली मूव टू साइन द ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट। ये चाइना के साथ साइन कर लिया नेपाल ने तुरंत। जैसे हमारे साथ झगड़े हुए वैसे उन्होंने एग्रीमेंट चाइना के साथ कर दिया, और आप तो जानते हैं चाइना हमारा दुश्मन है। तो हम कहेंगे कि ये चीज़ें हमें ठीक नहीं लगी कि आप भाई डायरेक्टली ये जो केपी शर्मा ओली है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बन गए और चाइना के साथ अपने रिलेशन बनाने लग गए। तो फरवरी 2018 में ओली जो है, जो चेयरमैन थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के, यानी हम कहेंगे यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी है ये एक तरह से, यानी हम कहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्स और लेनिन वाले विचारों की। तो रिटर्न एज प्राइम मिनिस्टर विथ मैसिव मैंडेट, तो फिर से ये चुन के आए। हम कहेंगे कि एक बहुत बड़े एक मार्जिन से ये चुन के आए। फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ नए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 2020 में उन्होंने फिर से एक डिसीजन लिया टू लीड टू बिल्ड द कंसेंसस इन पार्लियामेंट फॉर नेपाल्स न्यू मैप। फिर उन्होंने बोला कि हम नया मैप बनाएंगे और उसमें उत्तराखंड का जो एरिया है वो भी इंक्लूड कराएंगे, और वो नेपाल का और नेपाल को मिलेगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं कार्टोग्राफिक एग्रेशन यहाँ पे नेपाल दिखा रहा है, ऐसा इंडिया का दावा है। ये हमको अनएक्सेप्टेबल है, ये इंडिया कहेगा। कार्टोग्राफिक यानी मैप से रिलेटेड आप हमें हमारे ऊपर एग्रेशन दिखा रहे हो, आप कह रहे हो हमारे जो एरिया है वो आपके, तो ये बातें ठीक नहीं होगी, ये सब कहा गया। और उन्होंने तो ये भी कहा ओली ने कि हम 100 रुपीज़ नोट पर ये मैप भी लाएंगे। तो ये सब चीज़ें चल रही है। नेपाल जो है दे सॉर्टेड आउट इट्स बाउंड्री इशू विद चाइना। अपना चाइना के साथ तो उन्होंने इशू सॉल्व कर लिया था 1960s में ही, जो बायलैटरल मीटिंग चली थी बाउंड्री कमीशन को लेके वहाँ। तो नेपाल और चाइना के बीच में अब ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। और नेपाल के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे कीर्तिनिधि बिस्ता करके, उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि चाइना जो है, यानी हम कहेंगे चो एन लाई करके जो है, वो जो हम कहेंगे कि सेइंग दैट बॉर्डर इशू इट लेफ्ट अनरिजॉल्व, उन्होंने कहा था कि हमारा बॉर्डर इशू भी ख़त्म नहीं हुआ है और ये बहुत बड़े प्रॉब्लम से आने वाले जनरेशन्स को होने वाले। अब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि नेपाल चाइना के साथ मिलके अब हाथ मिला लिया और हम इंडिया जो है, इंडिया से वो दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सब ठीक नहीं है अगर देखा गया तो। और अभी का डिसीजन तो नेपाल का ठीक नहीं माना जा रहा है। तो इस तरह से इंडिया नेपाल रिलेशंस को लेके काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये जो पहली न्यूज़ थी इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। चलिए अब दूसरी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं, और दूसरी न्यूज़ जो है वो है सैंड माइनिंग को लेके। सैंड माइनिंग यानी आपको पता है जो सैंड होती है उसकी माइनिंग की जाती है, उसको निकाला जाता है। तो ये होती है सैंड माइनिंग, और इसका जो सिलेबस होता है एनवायरनमेंट में जाता है, क्योंकि सैंड माइनिंग से एनवायरनमेंट बहुत डिस्टर्ब होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक रिपोर्ट देखी है जो आई है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी से, जिसमें दिख रहा है इलीगल सैंड माइनिंग केस तमिलनाडु की। तो इलीगल सैंड माइनिंग चली है तमिलनाडु में, उसकी केस जो ईडी के पास थी उसकी रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर की है, उसको देखा है। तो बैकग्राउंड ये है कि ईडी जो है उन्होंने अटैच किए थे एसेट्स, हम कहेंगे वर्थ ₹136.6
करोड़ इतने रुपीस जो इलीगल सैंड माइनिंग केस में कमाए गए हैं तमिलनाडु में, ऐसा कहा गया। अब सबसे पहले सैंड माइनिंग जो होती है यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, की टेक अवेज देखिए। सैंड माइनिंग में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड होती है, अलग अलग सोर्सेस से सैंड को निकाला जाता है, जिसमें हम कहेंगे रिवर्स में आप जाओगे तो सैंड दिखेगी, बीच पे सैंड दिखेगी, सी बेड्स पे सैंड दिखेगी, ये सब जगह से सैंड को निकाला जाता है। सैंड एक काफ़ी वैल्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि इससे कंस्ट्रक्शन में हेल्प होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है काफ़ी सारी चीज़ों की, बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी सैंड काम में आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली देखा गया तो लगभग हम कहेंगे तो 40 से 50 बिलियन टन्स जो सैंड है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में हर साल। बट उसका मैनेजमेंट और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा कठिन है सैंड माइनिंग का, वो बहुत सारे कंट्रीज़ में नहीं है ठीक से, रूल्स एंड रेगुलेशन और मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो देखिए, अगर मैं या आप कोई भी अगर जा रहे हो चुपचाप में सैंड निकाल के ला रहे हो तो जल्दी से ये चीज़ें ध्यान में नहीं आती है, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके जाते हैं। तो इसके लिए काफ़ी अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। इलीगल सैंड माइनिंग इंडिया में चली आ रही है, इलीगल सैंड माइनिंग एक क्राइम है इंडिया में देखा गया तो, जो सेक्शन 370 और 379 में दिया है इंडियन पिनल कोड 1860 के। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहेगी, लोगों की प्रॉपर्टी है, वो किसी हम कहेंगे कि किसी प्राइवेट व्यक्ति की नहीं है। तो जो स्टेट होता है वो उसका ट्रस्टी है क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है। नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है देश के, और सैंड जो ये नेचुरल रिसोर्स ही है, तो वायलेट करना ये ट्रस्ट की इलीगली सैंड का माइनिंग करना, इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस बुरे तो है ही, पनिशमेंट और ये सब हो सकते हैं, उसके अलावा इन्वायरमेंट पे भी काफ़ी असर पड़ता है, इसका बुरा असर। तो देखते हैं सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रह सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। कम्युनिटीज जो डिपेंड है रिवर बैंक्स पे उनके डे टू डे लाइफ को लेके, जैसे कि फिशिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और अगर सैंड माइनिंग के थ्रू सैंड यहाँ से वहाँ ले जाया जाएगी तो उनके बहुत प्रॉब्लम जा सकते हैं उनको। दूसरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ज़्यादा सैंड माइनिंग अगर कर ली तो रिवर का भी इकोसिस्टम खराब हो जाता है। रिवर के आसपास का आप रीजन खोदते रहोगे तो रिवर का कोर्स कितना डिस्टर्ब होगा ये आप सोचिए। रिवर के चैनल ऑल्टर होने लगेंगे, वहाँ गड्ढा, वहाँ पानी जाने लगेगा, रिवर अपना कोर्स बदलने लगेगी और इस कारण इरोजन भी होगा। काफ़ी सारी सैंड रिवर बहा के लेके जाएगी अपने साथ। जैसे अगर देखा गया तो पापागानी कैचमेंट एरिया जो है कर्नाटक में, वहाँ इलीगल सैंड माइनिंग के कारण ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हुआ है, बहुत सारा ग्राउंड वाटर अभी कम हो गया है, यानी पानी के ज़मीन के अंदर रहने वाला पानी कम दिखने लगा है। और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी काफ़ी देखने मिल रहा है कम्युनिटीज़ में जो रिवर बैंक में रह रही है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के रिवर बैंक में रह रही है, वहाँ बहुत एनवायरमेंट ख़राब हुआ है। बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होती है सैंड माइनिंग के कारण। एक्वेटिक हैबिटेट यानी जो पानी में रहने वाले जानवर है उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जा रही है, और नेटिव स्पीसीज जो होती है वो भी, वहाँ रहने वाली जो स्पीसीज़ है एनिमल्स की, प्लांट्स की, ये भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि हम कहेंगे कि उन्होंने अडॉप्ट करके रखी थी प्री माइनिंग कंडीशन, उनके लिए जो माइनिंग करने के पहले की कंडीशन थी वो सूट हो चुकी थी। अब माइनिंग करके हम कंडीशंस बदल रहे तो उनको भी काफ़ी मुश्किलें जा रही है। और अगला आता है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। ग्राउंड वाटर जो होगा वो तो कम होगा ही, क्योंकि आप वहाँ पे सैंड निकाल के ले जा रहे हो तो सैंड के कारण पानी वहाँ बना रहता था ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर, तो ये भी कम दिखने लगेगा। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है सैंड माइनिंग। तो सैंड माइनिंग न्यूज़ में रहा और इसका सोर्स था द हिंदू। अब हमें जो अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है रफ़ा को लेके, और इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में। तो हुआ क्या, इजराइल की जो मिलिट्री है उन्होंने ऑर्डर किया है टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टाइनियंस टू लीव रफ़ा और सिटी इन सदर्न गाज़ा स्ट्रिप। तो इजराइल के मिलिट्री ने ये ऑर्डर किया है हज़ारों पैलेस्टाइनियंस को कि आप लोग रफ़ा को छोड़ दो। ये जो शहर है सदर्न गाज़ा स्ट्रिप पे आता है, ये गाज़ा स्ट्रिप पे आने वाला शहर जो है रफ़ा, यहाँ से आपको निकल जाना है ये जगह से, अदरवाइज़ आपका एक्शन ली जाएगी। तो ये जो मूव होता है यहाँ पे काफ़ी डर दिखाया जा रहा है मारने का, वहाँ से निकालने का। अप्रॉक्सीमेटली हम कहेंगे 1 लाख लोग जो है ईस्टर्न रफ़ा में, इनको डायरेक्ट किया गया कि वो ये जगह छोड़ दे। हज़ारों नहीं, सॉरी मैंने हज़ारों बोल दिया, लाखों लोग ऐसे हैं, यानी हम कहेंगे टेंस ऑफ थाउजेंड्स, यानी हम कहेंगे कि 1 लाख लोग यहाँ से उनको निकालने की बात की है इजराइल के मिलिट्री ने। अब रफ़ा जो है ये न्यूज़ में आ गया, ये आप देख रहे गाज़ा स्ट्रिप है। गाज़ा स्ट्रिप तो हमेशा न्यूज़ में रही है, इजराइल वॉर, पैलेस्टीनियन वॉर का बहुत बड़ा एक तरह से ये एक बहुत हॉट जोन है गाज़ा स्ट्रिप। रफ़ा की अगर बात करें तो रफ़ा जो है ये एक शहर है जो सदर्न पार्ट में आता है गाज़ा स्ट्रिप के, और ये कहीं ना कहीं इजिप्ट के पास में है। इसका जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ रफ़ा गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन है ना, तो हम कहेंगे कि ये कैपिटल है ऑफ द रफ़ा गवर्नमेंट का।
ये जो रफ़ा करके जगह है वो, ये जो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन में आता है ऐसा कहा जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर है ये गाज़ा सिटी से, बहुत दूर नहीं है, काफ़ी पास में है गाज़ा शहर के। ये गाज़ा है, गाज़ा से इतना आपको 30 किलोमीटर देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको इजिप्ट देखने मिलता है या इजराइल देखने मिलता है, तो इस तरह से ये देखने मिल रहा है। इसका इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। इंपॉर्टेंस ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कि रफ़ा जो है वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन सेटलमेंट की साइट है एंशियंट टाइम से, काफ़ी पहले से वहाँ पे हम कहेंगे कि लोगों के सेटलमेंट्स देखने मिल रहे थे, एक एंशियंट साइट है। दूसरा जियोपॉलिटिकल देखा गया तो इजिप्ट से काफ़ी पास में ये सिटी, इस कारण क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो होते हैं, व्यापार जो होता है ये काफ़ी अच्छे से चल सकता है यहाँ पे। रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग जो होता है, यहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए भी काम चलते हैं, इजिप्ट और गाज़ा स्ट्रिप में लोग यहाँ से आना जाना करते हैं, तो ये इसका रेलेवेंस है। तीसरा है ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट। राफा जो है ये एक रिफ्यूजी रहा है पैलेस्टाइनियंस के लिए, रिफ्यूज रहा है। जो लोग पैलेस्टाइन से आया है वो कहीं ना कहीं राफा में आके रुकते हैं जब भी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट चलता है। अप्रैल 2024 में ऐसा देखा गया कि 1.5 मिलियन लोग जो होते हैं वो रफ़ा में अपना पनाह लेके बैठे थे, वो शेल्टर लेके बैठे थे जब बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट हुई थी, जब बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स डाले गए थे गाज़ा स्ट्रिप पे। अगला है मिलिट्री ऑपरेशन। मिलिट्री ऑपरेशन की बात की गई तो ये फोकल पॉइंट है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है इजराइल और हमस के बीच में, तो यहाँ से काफ़ी सारी मिलिट्री चलाई जा सकती है। मिलिट्री ऑपरेशन जो होते हैं ये यहीं से टारगेट किए जा सकते हैं हमस के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट एरिया। तो ऐसे ही रफ़ा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसीलिए ये न्यूज़ में रहा, क्योंकि इस तरह से इजराइल मिलिट्री ने कुछ कहा है जो पैलेस्टीनियंस है उनको कि वहाँ वो रफ़ा को छोड़ दे। तो हम कहेंगे ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द हिंदू। चलिए अब अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ है राइट टू पीसफुल डेथ। आप तो जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जीने का अधिकार दिया है, राइट टू लाइफ दिया है, पर्सनल लिबर्टी दिया है जो कि आर्टिकल 21 में दिया है। बट क्या आप जानते हैं राइट टू पीसफुल डेथ भी हमें है या नहीं है? तो चलिए इस पर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं तो ये सिलेबस इसका पॉलिटी में जाते हैं। तो रिसेंट आर्टिकल कॉन्ट्रास्ट जो होते हैं एंड ऑफ लाइफ केयर इन इंडिया एंड वेस्ट, यानी इंडिया की बात करो या वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करो, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि डिग्निफाइड पासिंग फॉर ऑल, ये कहीं ना कहीं राइट की डिमांड चल रही है कि हमको मरने का पीसफुली अधिकार दिया जाए, डिग्निटी के साथ रेस्पेक्टफुली मरने का अधिकार दिया जाए। तो एक रैशनल सिस्टम बनाया जाए जिसमें पीसफुल डेथ्स अलाउ की जाए और राइट टू पीसफुल डेथ ये लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा काफ़ी सारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। अब की टेक अवेज इसके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि राइट टू पीसफुल डेथ अगर आपने कहीं सुना होगा तो आपको बता दूं इसका मतलब होता है राइट ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो भी एक पर्सन है उसको पास अवे होने का अधिकार विद डिग्निटी, यानी उसको मरने का अधिकार रेस्पेक्ट के साथ, विदाउट एनी अननेसेसरी सफरिंग, यानी बिना तड़पते तड़पते मरने वाला, यानी जो सफरिंग है उसको जो भी पेन होने वाला है ये वो चीज़ों के बिना ही मरने का अधिकार, इसको कहा जाता है राइट टू पीसफुल डेथ। ऑल्दो इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होता है इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी जो ये फंडामेंटल एस्पेक्ट है, राइट टू लाइफ के ही अंडर आता है आर्टिकल 21 में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है। ये रिकॉग्निशन इसीलिए हुआ क्योंकि एक केस थी ऑफ कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने केस डाली थी कि इसको लीगल किया जाए, पैसिव यूथेनेशिया को। यूथेनेशिया जो होता है इसमें कैसा होता है कि जैसा कोई व्यक्ति अभी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे है हॉस्पिटल में, यानी वो ऐसा ज़िंदा नहीं बचेगा अगर उसका लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम निकाल लिया, तो वेंटिलेटर भी कह सकते हैं आप, तो ये निकालने का अधिकार है। अगर ये निकालने के बाद वो ज़िंदा नहीं रहा तो उसको मरने का बिल्कुल अधिकार है, उसको ऐसे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम पे नहीं रखा जाएगा। इसको ही पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है, यानी वो कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट उसको कैसी लगती है कैसी नहीं वो ये डॉक्टर को बता सकता है। जैसा कोई सिलेक्ट कर सकता है कि भाई मुझे सर्जरी नहीं करना है, मेडिसिन से इलाज करके देखो, हुआ तो ठीक, अदरवाइज़ मैं रहूँ या ना रहूँ वो मेरा अधिकार है, ऐसा है। इंडिया में अगर यूथनेशिया की बात करें तो इंडिया में 2 यूथनेशिया हैं, एक डिस्टिंग्विश किया जाता है, 2 नहीं है, इंडिया में डिस्टिंग्विश किया जाता है, हम कहेंगे कि एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया को। एक्टिव यूथनेशिया जो है ये इंडिया में इलीगल है, पहले ही बता दूं, और पैसिव यूथनेशिया इंडिया में लीगल हुआ है। अब सबसे पहले एक्टिव में क्या है कि लीगल कंपाउंड्स, यानी जैसे कोई इंजेक्शन देके या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट से व्यक्ति को मार दिया जा सकता है, उसको एक्टिव यूथनेशिया कहा जाता है, ये इंडिया में अलाउ नहीं है। पैसिव यूथनेशिया जो है इसमें कैसा है कि लाइफ सपोर्ट जो है ये निकाल दिया जाएगा, जैसे मैंने कहा कि वेंटिलेटर जैसी चीज़ें यहाँ निकाल दी जाएगी और वो अगर ज़िंदा बचा तो बचा, नहीं तो नहीं,
नेचुरली उसकी डेथ होने दिया जाएगा। ये लीगल है इंडिया में। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, यूथनेशिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, और कौन सा यूथनेशिया जो है वो लीगल है और कौन सा इलीगल है ये भी याद रखिएगा। यूथनेशिया के बारे में, राइट टू पीसफुल डेथ के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, और ये जो न्यूज़ थी इसका सोर्स था द हिंदू। सो 11th में 2024 का जो पहला करंट अफेयर, पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है एयर पोल्यूशन को लेकर, और पोल्यूशन की बात है तो ये एनवायरमेंट में ही जाएगा। तो एनवायरमेंटल, क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन जो है ये इशूज जो है 2024 के लोकसभा के मैनिफेस्टोज में देखने मिल रहे हैं ऑफ मोस्ट टॉप पॉलिटिकल पार्टीज। एनवायरमेंट के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज बोलने लगी है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बोलने लगी है, एयर पोल्यूशन के बारे में बोलने लगी। बहुत अच्छी बात है ये। सो बट इज इट अमंग द टॉप प्रायोरिटीज और गारंटीज और पार्टीज और कैंडिडेट्स? बट क्या ये पहली प्रायोरिटी देंगे? सच में जो भी पार्टीज़ है वो इन चीज़ों को देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस ब्रिंग्स अनदर क्वेश्चन, एक और है, विल वी एवर विटनेस एक्चुअल इंप्रूवमेंट इन एयर क्वालिटी? आप बोल रहे हैं हम ये सुधार रहे वो सुधार रहे, बट क्या हमें कभी ऐसा देखने मिलेगा कि भाई एयर क्वालिटी भी सुधर रही है, पोल्यूशन भी कम हो रहा है, विदाउट इट बिकमिंग अ पीपल्स मूवमेंट और पॉलिटिकल इशू, है ना? तो हम कहेंगे एयर क्वालिटी का इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो क्या हमें कुछ करना होगा, या फिर इसको पॉलिटिकल इशू करके यहाँ पे पार्टीज़ लेने वाली है? होने क्या वाला है ये नहीं पता। तो हम कहेंगे कि ये मैनिफेस्टोज में काफ़ी सारे मेंशन किया गया है कि पोल्यूशन जो होगा हैज़न्ट बिकम अ कैंपेन इशू। तो हम ये कहेंगे कि ये जो मैनिफेस्टोज में काफ़ी देखने मिला, बट पोल्यूशन को कहीं कैंपेनिंग इशू नहीं बनाया गया। कैंपेनिंग में ये सब यूज़ नहीं किया गया, मैनिफेस्टोज में तो दिखा बट ऐसा कहीं यूज़ नहीं किया किसी पार्टी ने। तो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लो ट्रैक्शन एट ग्रास रूट लेवल, है ना? तो ये इसके ऊपर उतना सीरियसनेस तो दिख नहीं रहा है। तो की टेक अवेज देख लेते हैं क्या क्या है। तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू 2019 स्टडी, देखिए पहले आपको बताया 2019 की स्टडी ऐसे कहती है कि हर साल जो डेथ्स है एयर पोल्यूशन से होने वाली, उससे इंडिया को कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, तो 2.7 लाख करोड़ का लॉस होता है जो भी डेथ्स हो रही है हम कहेंगे एयर पोल्यूशन से, उसमें यानी अराउंड 1.36 ऑफ द कंट्री जीडीपी, हमारे इंडिया का जो भी जीडीपी रहेगा, जो भी नेशनल इनकम रहेगी, उसके 1.36% लॉस हो रहा है सिर्फ क्योंकि एयर पोल्यूशन से लोगों की डेथ हो रही है। लोगों की डेथ होने से लॉस तो होगा इकोनॉमिकली। अनदर रिसेंट सर्वे ने ये रिवील किया है कि जो इंडियन जीडीपी है हैव बीन 4.5% हायर, है ना? अगर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को हम ख़त्म, यानी हम कहेंगे कि हैड ग्रोन 50% स्लोअर ईच ईयर, अगर एयर पोल्यूशन को हम कम करें या 50% से उसको स्लो कर दे जो स्पीड से अभी एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो हमारा जीडीपी 4.5% बढ़ सकता है। देखिए कितने जल्दी जीडीपी बढ़ जाएगा, फिर तो हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने से भी कोई रोक नहीं पाएगा अगर सच में ऐसा हो गया तो पार्टीज़ ने यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए, सरकार ने यहाँ भी ध्यान देना चाहिए, यही हमें पता चल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट नीड टू बी डन टू टैकल एयर पोल्यूशन, ये सवाल उठता है। तो ये जो सवाल है इसका जवाब सबसे पहला ये है कि हमें जो स्टेप्स लेनी चाहिए वो क्या रहेगी, विल ओनली कम व्हेन द इशू बिकम अ मास मूवमेंट, है ना? तो कोई अगर उसको मासेस के बीच में लाया जाए, जैसे करप्शन को एक मास मूवमेंट बना दिया, जन आंदोलन बना लिया, तो लोग इसके लिए अगर आंदोलन शुरू कर देना तो ये हो सकता है। तो व्हाट इट नीड्स इज़ पब्लिक अवेयरनेस। तो सबसे पहले लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए एनवायरनमेंट को या पोल्यूशन को लेके। सो हम कहेंगे कि इट इज़ द जॉब ऑफ एकेडमेशियंस। तो एकेडमेशियंस जो है, जो एकेडमीज चला रहे हैं, या फिर हम कहेंगे कि जो साइंटिफिक कम्युनिटीज़ है या जो एक्सपर्ट्स है या स्कॉलर्स है या ब्यूरोक्रेट्स है, वो लोकल गवर्नमेंटल बॉडीज़ के साथ मिल के हम ये लोगों को रियलाइज़ कर सकते हैं कि क्लीन एयर की ज़रूरत है, वो भी एक फंडामेंटल राइट है आपका। तो ये बताना ज़रूरी है लोगों को कि भाई ये भी आपका एक मूलभूत अधिकार है, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। जैसे कि आपको क्लीन वाटर का राइट है, हेल्थ का राइट है, अच्छे फूड शेल्टर का राइट है, वैसे क्लीन एयर का भी आपके पास अधिकार है, ये बताना ज़रूरी है। इन एडिशन टू कोर रिसर्च, जो भी रिसर्च चले हैं और साइंटिफिक एक्टिविटी चली है, उसमें ये देखा गया कि बहुत सारा फंड जो होता है वो पोल्यूशन रिडक्शन के लिए नहीं भेजा जाता है। तो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फंड जो होता है वो भी भेजना चाहिए, जितना भी हमारा देश कमा रहा है उसमें से। एक्टिविटीज़ जो है जिससे हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं, ये भी इसमें फेडरल स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, यानी स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर करना चाहिए। फेडरल यानी जहाँ दो सरकारें काम करती हो, तो पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज जो होगी उसको डिसेंट्रलाइज करना होगा, यानी सिर्फ सेंटर के हाथ में नहीं रखना होगा, सबके हाथ में देना होगा। डिस्ट्रिक्ट्स के हाथ में दो, लोकल बॉडीज़ के हाथ में दो, यानी बोलेंगे तो म्यूनिसिपालिटीज़ बोलो या फिर ग्राम पंचायत बोलो, इनके भी हाथ में दो। तो हर वार्ड जो है म्यूनिसिपालिटीज या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर, या हर विलेज में हम कहेंगे हर विलेज जो कि ब्लॉक के अंडर आता है, वो कहीं ना कहीं स्क्रूटिनाइज
किया जाएगा रेस्पेक्टिव लोकल बॉडीज़ से, और देखा जाएगा कि भाई देखो कि पोल्यूशन सोर्सेस कौन से हैं, कहाँ कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसे सोर्सेस को रोकने की कोशिश की जाएगी, वहाँ से पोल्यूशन को रोकने की कोशिश की जाएगी। तो हम कहेंगे कि दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी डिसेमिनेटेड टू द पीपल हु आर रेसिडेंट ऑफ द एरियाज है ना, और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, यानी लोगों को भी पता चले कि भाई वो किन किन चीज़ों से बचा सकते हैं हमारे हवा को। तो देयर शुड बी स्पेसिफिक प्लान भी होने चाहिए जिससे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन से एरियाज़ फेवरेबल है वेंटिलेशन ऑफ एयर के लिए, और वहाँ पोल्यूशन नहीं करना, ये भी हमें पता चलेगा। ओपन वाटर बॉडीज़ है, ग्रीन कवर रहना चाहिए हर वार्ड में, पेड़ रहने चाहिए, जितने भी ग्रीनरीज रहनी चाहिए शहरों में, ये सब भी यहाँ किया जाएगा। तो ग्रीन जोन बनाए जाएंगे, वहाँ पोल्यूशन करने वाली एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं रहेंगी, और हम रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे जो जो हवा है उसको ख़राब हुई है उसको ठीक करने की। तो हम कहेंगे ये सब चीज़ें हो सकती है, और हम कहेंगे कि ये जो मेजर्स है ये कहीं ना कहीं इंश्योर दैट एयर पोल्यूशन एक इशू है डायरेक्टली जो कनेक्ट है हर इंडिविजुअल से, हमारे एनवायरनमेंट में, छोटे मोटे एनवायरनमेंट में हर इंडिविजुअल से कनेक्टेड है। एयर पोल्यूशन से मैं भी अफेक्ट हो रहा हूँ, आप भी अफेक्ट हो रहे हो, तो रेगुलर आउटरीच होगा, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे, ये कंडक्ट कराए जाने चाहिए लोकल एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस, टीचर्स, इन लोगों ने। और ये इनिशिएटिव जो होंगे इससे नॉलेज आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए, सब लोगों तक एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, और कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस भी देना चाहिए कि उनको क्या एक्ट करना है और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि एयर पोल्यूशन ना हो, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। भाई अच्छाई तो कोई है नहीं एयर पोल्यूशन से, तो लोगों को ये समझाना चाहिए, इसी से हम कहीं ना कहीं हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं, ये समझ जाइए। तो ये जो एयर पोल्यूशन था इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अब हमें जो अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है नॉन मार्केट इकोनॉमी को लेके, NME को लेके। अब आप सोच रहे कि नॉन मार्केट इकोनॉमी होती क्या है। अब पहले तो आपको ये बताने से पहले बता दूं कि सिलेबस तो इकोनॉमी में ही जाएगा क्योंकि इकोनॉमी की बात की जा रही है। अब देखिए, जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी देश में, तो एक तरह से मार्केट फोर्सेस होते हैं जो उसके प्राइजेस और उसके सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट की मार्केट में अगर डिमांड ज़्यादा है तो इसके प्राइजेस ज़्यादा रहेंगे, यानी लोग ज़्यादा डिमांड करें, तो डिमांड कम है तो प्राइजेस कम रहेंगे और प्रोडक्शन भी कम किया जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई जो है ये डिसाइड करता है। ऐसे इकोनॉमी को कहा जाता है मार्केट इकोनॉमी, जो कि मार्केट पे डिपेंड है कि क्या होगा, क्या बनेगा, किसका रेट कितना रहेगा। नॉन मार्केट यानी ये फोर्सेस से जो हम कहेंगे कि कोई अफेक्ट नहीं होता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई कितना रहेगा, प्राइस कितना रहेगा, कितना नहीं, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना नहीं, ये सब चीज़ें। तो ऐसी दो इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमी। तो वियतनाम जो होता है उन्होंने एक्टिवली एडवोकेट किया है कि हम अपने जो करंट नॉन मार्केट इकोनॉमी अब तक हमारी चल रही थी हम उसको मार्केट इकोनॉमी में बदल देंगे। तो जैसा यूनाइटेड स्टेट्स में वैसी इकोनॉमी बनाएंगे, यानी अब से मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे वियतनाम में कि कौन से चीज़ के प्राइस कितने रहेंगे। डिमांड ज़्यादा प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम प्राइस कम, डिमांड कम प्रोडक्शन कम, डिमांड ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा, ये सब चीज़ें दिमाग में याद रखिएगा अच्छे से। अब देखिए कि वियतनाम जो होता है वहाँ पे अब तक गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी या सरकार डिसाइड कर रही थी कि कितना क्या रहेगा, क्योंकि नॉन मार्केट इकोनॉमी थी। बैकग्राउंड यानी फॉर ओवर 2 डिकेड्स वियतनाम जो होता है रिमेंड ऑन वाशिंगटन्स लिस्ट ऑफ नॉन मार्केट इकोनॉमीज़। तो ये वियतनाम जो है ये कहीं ना कहीं 2 डिकेड्स यानी पिछले 20 सालों से नॉन मार्केट इकोनॉमी में ही आ रहा था। तो बाय अचीविंग मार्केट इकोनॉमी स्टेटस वियतनाम जो होता है वो अब टू अवॉइड हाई इम्पोर्ट टैक्सेस एंड एनहांस इट ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स, तो हम कहेंगे कि अब हाई इम्पोर्ट टैक्सेस जो लगाए जा रहे थे अब तक उनके द्वारा, यानी मैंने बताया ना कंट्रोल सरकार करती है, अब नहीं करेगी। यानी अब डिमांड से डिसाइड होगा किसका क्या प्राइस होगा क्या नहीं। तो अब यही है कि भाई देखो इम्पोर्ट टैक्सेस जो हो गया वो हाई नहीं रहेगा तो चीज़ें सस्ती हो सकती है। तो हम कहेंगे ये जो शिफ्ट है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन और कंसिडरेशन हुए हैं जिसमें अपोजिशन था कुछ यूएस के इंडस्ट्रीज से। अगर इस तरह की इकोनॉमी है तो हम वहाँ पे सप्लाई नहीं करेंगे, वहाँ से चीज़ें नहीं मंगाएंगे, इस तरह से चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ नेगोशिएशन के बाद वियतनाम जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है। अब की टेक अवेज देखिए, जो नॉन मार्केट इकोनॉमी होती है जैसे मैंने आपको बताया वो रेफर्स टू अ कंट्री, वो देश होता है जहाँ पे मार्केट फोर्सेस जो है यानी जो भी कस्टमर्स है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, जो भी बेचने वाले हैं वो उनका कोई रोल नहीं रहता, डोमिनेंट रोल नहीं रहता है। प्राइजेस, वेजेस, रिसोर्सेस कहाँ कितने जाएंगे कितना नहीं, इसको लेके कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे कौन से नहीं, तो कॉटन का ज़्यादा इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए होगा या किस चीज़ के लिए होगा, ये मार्केट फोर्सेस जहाँ डिसाइड नहीं करते हैं। प्राइजेस डिसाइड नहीं करते हैं, वेजेस कितना रहेगा कितना नहीं ये डिसाइड नहीं करते हैं। तो इसे कहा जाता है नॉन मार्केट इकोनॉमी। इन कॉन्ट्रास्ट मार्केट इकोनॉमिक जो होती है जहाँ सप्लाई एंड डिमांड लार्जली डिक्टेट इकोनॉमिक डिसीजंस, यानी मार्केट इकोनॉमी में मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं डिक्टेट करता है या फिर वो
ये निर्णय लेता है कि भाई किस चीज़ कितनी बनाई जाएगी सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, किसी चीज़ का सप्लाई ज़्यादा करना है तो ज़्यादा बनाओ, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो महंगी करो, ज़्यादा बनाओ। इस तरह से यहाँ पे डिसीजन मार्केट के ऊपर आधारित लिए जाते हैं। नॉन मार्केट इकोनॉमिक्स जो होती है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी अलग होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए वहाँ पे मार्केट इकोनॉमिक्स की क्या क्या हो सकती है। पहला है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। नॉन मार्केट इकोनॉमिक्स जो होती है वहाँ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं करेंसी कन्वर्टिबिलिटी पे, यानी हम कहेंगे करेंसी जो होती है फ्रीली ट्रेड नहीं होती इंटरनेशनल मार्केट पे। यानी हम कहेंगे कि देखिए अब करेंसी की वैल्यू तो मार्केट के प्राइजेस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होगी, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये पहली बात है, क्योंकि वहाँ के सभी चीज़ें तो मार्केट कंट्रोल कर ही नहीं रहा है ना। दूसरा है वेज डिटर्मिनेशन, यानी वेज कितना रहेगा, कितने वेजेस देंगे, कितना आप डेली पे करोगे, कितने नहीं लेबर को, ये सब यहाँ पे डिसाइड नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि वहाँ डिसाइड करता है, अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा चल रहा है तो वेजेस भी बढ़ाने पड़ते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला है ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो स्टेट होता है वो ओन करता है, प्राइवेट नहीं। ज़्यादातर स्टेट ओन करता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करता है, रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, इसीलिए तो वो खुद डिसाइड करता है कि भाई किस चीज़ का कितना प्रोडक्शन होगा और कितना प्राइजेस होंगे। अगला है रिसोर्स एलोकेशन एंड प्राइस डिसीजन। कौन सा रिसोर्सेज कहाँ कितना जाएगा, कितने प्राइजेस रहेंगे, ये सब गवर्नमेंट का ही इसमें बहुत बड़ा रोल होता है नॉन मार्केट इकोनॉमी में। और ह्यूमन राइट्स कंसिडरेशन, यहाँ पे देखा जाता है कि कहीं ह्यूमन राइट्स तो नहीं तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि सरकार काम कर रही है तो ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रख के ही काम करेगी। ऐसा नहीं कि जिसकी डिमांड ज़्यादा है वो प्रोडक्ट बनाते जाओ, उससे लोग एक्सप्लॉइट हो रहे तो होने दो, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होने देती हैं। तो नॉन मार्केट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इम्प्लीकेशंस सबसे पहले अगर देखा गया नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस के, तो कंट्रीज जो होती है वो क्लासीफाई की जाती है। नॉन मार्केट इकोनॉमीज़ जो होती है जो चैलेंजेस फेस कर रही है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो जो भी कंट्रीज़ को नॉन मार्केट इकोनॉमीज़ करके बताया गया है वहाँ कहीं ना कहीं काफ़ी सारे चैलेंजेस भी है। जैसे एंटी डंपिंग मेजर्स, जो नॉन मार्केट इकोनॉमीज़ होती है आर सब्जेक्ट टू एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ इम्पोज्ड बाय अदर कंट्रीज़। यानी कैसा है कि भाई हम आपके यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं आने देंगे, वो नहीं आने देंगे, तो इस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई जाती है, जो हमने पहले भी करंट अफेयर में डिस्कस किया था। यानी एंटी डंपिंग में क्या होता है कि प्रिवेंट किया जाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यानी हम कहेंगे कि सच एज सेलिंग गुड्स बिलो देयर प्रोडक्शन कॉस्ट, उसके नीचे नहीं बेचने देंगे, उसके ऊपर एंटी डंपिंग यानी ज़्यादा की ड्यूटीज़ लगा देना। अगर वो प्रोडक्ट ज़्यादा ही सस्ता होने अगर कर दिया, फॉर एग्जांपल ए नाम के देश से बी नाम के देश में कोई प्रोडक्ट भेजा गया और ए नाम के देश में उसकी जो प्राइस थे वो थे $10 और बी नाम का देश बोल रहा है मैं $9 में बेचूंगा, तो भाई नहीं बेचने देंगे। ऐसे से तो लोग यही से खरीदेंगे, हमसे तो खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि ये टैक्सेस कम लगा रहा है, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है ना खुद ये प्राइजेस को, क्योंकि नॉन मार्केट है। तो ये क्या करेंगे कि इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे, यानी भाई देखो आपके ऊपर एक्स्ट्रा के $1 लगाया जाएगा, तभी तो प्राइजेस बराबर होने चाहिए। तो यही है, तो हम कहेंगे इस तरह से चीज़ें चलती है। अगला है ट्रेड डिस्प्यूट। जो भी डिस्प्यूट चलते हैं व्यापार को लेके वो तो चलते रहेंगे, क्योंकि प्राइजेस, सब्सिडीज़ कितनी देना है कितनी नहीं, हर चीज़ को लेके यहाँ पे गड़बड़ चलती है। और ट्रेड रिलेशंस भी देखोगे तो नॉन मार्केट इकोनॉमी के स्टेटस जो है कंट्रीज ट्रेड रिलेशन हम देखेंगे तो जैसे क्लाइमेट, ग्लोबल मार्केट्स, ये सबको देख के किए जाते हैं, ये अफेक्ट करते हैं प्राइजेस, इन चीज़ों से अफेक्ट होते हैं। क्योंकि देखोगे तो सरकार ही खुद सोच रही है कितना प्राइस रहेगा कितना नहीं, तो हो सकता है कि व्यापारी भी थोड़ा सा सोचे कि उस कंट्री के साथ व्यापार करना है कि नहीं करना है, ट्रेड करना है कि नहीं करना है। इस तरह से ये नॉन मार्केट इकोनॉमी जो है ये न्यूज़ में रही और इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है शिंकुला टनल को लेके, और शिंकुला टनल का जो सिलेबस जाता है ये जाता है ज्योग्राफी में। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO जो है ये कंस्ट्रक्ट करने वाला है वर्ल्ड हाईएस्ट टनल शिंकुला पास पे। ये टनल बनेगा 16,580 फीट पे, जो हिमाचल और झास्कर वैली को लद्दाख में कनेक्ट करेगा। ऐसा बहुत बड़ा टनल बनाने वाला है बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। सबसे पहले डेवलपमेंट जो होता है कम एट अ टाइम व्हेन मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख हैज़ एंटर्ड इट्स 5th ईयर। यानी हम कहेंगे कि मिलिट्री के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, दोनों आमने सामने मिलिट्रीज खड़ी है और ऐसा दिख रहा है कि इसके बीच में कोई रिजोल्यूशन नहीं होने वाला है। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि इंडिया चाइना के बीच में है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें अपना जो आर्मी है उसको इजीली रीचेबल बनाना होगा। तो उसके लिए एक टनल बनाया जाएगा शिंकुला टनल। शिंकुला टनल एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी बॉर्डर एरियाज़ में लद्दाख के। लोकेशन और एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले टनल जो होता है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 16,500 फीट के भी ऊपर। ये सिचुएटेड है निम्पू पदम दारचा रोड लिंक
पे जो कनेक्ट करेगा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। ये सब फैक्ट्स हैं, अच्छे से याद रखिएगा। कंस्ट्रक्शन जब इस टनल का होगा, ऐसा कहा जाता है, वो 2025 तक पूरा होगा। इसका पर्पस क्या है, ये बनाया क्यों जा रहा है, तो इसका पर्पस जो है शिंकुला का वो वही है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी, कभी बर्फ़ रही, बहुत ज़्यादा ठंड रही, जो भी रहा, तो उसमें भी टनल के थ्रू हम इजीली यहाँ से वहाँ जा सके। इस कारण इजीली मूवमेंट हो सकती है ट्रूप्स की, जो मिलिट्री है उनकी, और हेवी वेपनरी भी यहाँ से वहाँ जा सकती है। अगर कोई गड़बड़ हो जाती है इंडिया और चाइना के बीच में तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगला देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले इंडियन मिलिट्री को तो एक्सेस करने के लिए इजी हो जाएगा लद्दाख में हिमाचल प्रदेश साइड से। दूसरा है प्रोजेक्ट जो होता है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनेंशियल कंडीशन झांसकर वैली की भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि टूरिज़्म बढ़ेगा, उस टनल के थ्रू लोग जल्दी आना जाना कर पाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगला है कि कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी दोनों रीजन का जो चीज़ है वो रीजन की अच्छी होगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया जा रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा टनल, शिंकुला टनल, तो ये एक लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल बनेगा पूरे वर्ल्ड का। इतना बड़ा, इतना लंबा और इतने ऊंचाई पे रहने वाला ये सबसे पहला टनल रहेगा। ये ऐसा देखा जाता है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल रहेगा, जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्ट करेगा, और इम्प्रेसिव एलिवेशन पे 16,580 फीट पे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे ये टनल है। तो ये जो टनल को लेके जो हम कहेंगे करंट अफेयर था, इसका सोर्स था हिंदुस्तान टाइम्स। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है फुट रॉट, डिजीज़ का नाम है ये, एक डिजीज़ को लेके फुट रॉट, और इसको बकाने डिजीज़ भी कहा जाता है, और इसका सिलेबस जाता है साइंस में। तो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी PAU लुधियाना में जो है, उन्होंने डेवलप किया है एक बायो कंट्रोल एजेंट है, ट्राइकोडर्मा करके है, एस्पेरेलिम करके 2% WP ये बनाया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड्स एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी CIBRC के साथ। तो जो इस डिजीज़ को रोक सकता है, ऐसा उन्होंने एक बायो कंट्रोल एजेंट बनाया है। तो इसके बैकग्राउंड की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन है, इसका एम यही है कि फुट रॉट डिजीज़ जो है, जिसको बकाने डिजीज़ भी कहा जाता है, जो बासमती राइस में देखने मिलता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इस रीजन का, क्योंकि बासमती राइस जो है ये ख़राब हो जाता था इस डिजीज़ के कारण, और जो किसान हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो स्टेट का एक्सपोर्ट भी यहाँ पे बहुत कम हो रहा था, यानी हम कहेंगे कि बासमती यहाँ से वहाँ जो एक्सपोर्ट होता था इंडिया से बाहर, वो भी कम हो रहा था, क्योंकि बासमती को एक डिजीज़ देखने मिला था, उस कारण ख़राब हो जा रहा था। तो फुट रॉट डिजीज़ जो है, इसके ऊपर अभी तो सोल्यूशन एक बताया है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, रजिस्ट्रेशन के लिए भी भेजा है। तो ये ऐसा इंसेक्टिसाइड निकल सकता है, ऐसा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड निकल सकता है, जिससे कहीं ना कहीं ये बीमारी को रोका जा सकता है। जो फुट रॉट या बकाने डिजीज़ है, इसके बारे में जान लेते हैं। फुट रॉट डिजीज़ को बकाने डिजीज़ भी कहा जाता है। ये एक फंगल डिजीज़ है जो राइस को अफेक्ट करता है, बासमती राइस को मेनली। फुट रॉट जो होता है, ये फंगस गिबरेला फुजिक्यूरोई करके है, ये इसको फ्यूसेरियम मोनोलिफॉर्म में भी कहा जाता है, इससे होता है। ये प्राइमरीली अफेक्ट करता है रूट्स और बेसल, यानी स्टीम्स और रूट्स को, जो राइस के प्लांट्स है उसके। तो डिजीज़ जो होता है वहाँ क्या होता है, एबनॉर्मल एलोंगेशन ऑफ सीडलिंग्स, है ना, तो ऐसे अलग से ही बढ़ते हुए आपको दिखते हैं, है ना, एबनॉर्मली। सीडलिंग्स जो होता है वो पेल येलो दिखने लगते हैं, इवेंचुअली सीडलिंग्स ड्राई हो जाते हैं और वो मर जाते हैं, और वो उगते ही नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम जाते हैं इस डिजीज़ के कारण। अगला है इसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट की अगर बात करें तो फुट रॉट जो है ये यील्ड यानी प्रोडक्शन तो काफ़ी कम करेगा, बट हेल्थ रिस्क भी है। माइकोटॉक्सिन कॉन्टेमिनेशन को लेके जो अफेक्टेड फूड ग्रेन्स है उसमें ये रहेगा, इसको खाने से हमको भी प्रॉब्लम जा सकती है। मैनेजमेंट की बात करें तो केमिकल कंट्रोल, हिस्टोरिकली केमिकल फंगिसाइड्स जो होती है इसको यूज़ किया जाता था ताकि फुट रॉट को मैनेज किया जाए, बट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसके अच्छे नहीं है क्योंकि केमिकल से आखिर उसमें। तो ये अल्टरनेटिव सोल्यूशन को ढूंढना शुरू था और अभी ऐसा देखा जा रहा है कि शायद हमें अल्टरनेटिव सोल्यूशन मिल गया हो। बायोलॉजिकल कंट्रोल तो रिसेंटली ये जो है ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम करके जो है 2% WP, ये लुधियाना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो लाया, ये इको फ्रेंडली है एक तरह से, तो काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर काम हो सकता है। जब उसको अप्लाई कर दिया जाएगा सीडलिंग्स पे तो ये फुट रॉट पैथोजन जो है उसकी ग्रोथ कराए, ये कम कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा, तो ये डिसीज़ नहीं होगा। और कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें तो क्रॉप रोटेशन, अच्छे से ड्रेनेज का सिस्टम बनाना या फिर वाटर लॉक्ड कंडीशंस को अवॉइड करना, ये भी डिजीज़ को कम कर सकता है। पानी जमा रहता है एक जगह, उसे कम करना और ये सब, तो इस तरह से भी चीज़ें रोकी जा सकती है, इस तरह से मैनेज किया जा सकता है इस बीमारी को, जो कि फुट रॉट डिजीज़ है, जो कि हमें तो नहीं होता है बट बासमती राइस को होता है।
तो देखिए अलग अलग डिजीजेस हैं, सिर्फ इंसानों के नहीं तो प्लांट्स के भी। तो ये जो न्यूज़ थी इसका सोर्स था द इंडियन एक्सप्रेस। चलो तो अब देख लेते हैं आज के एमसीक्यूज़। पहला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 आर्टिकल 21। जो भी आपको आंसर सही लिखते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, रफा बॉर्डर क्रॉसिंग रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ सोल क्रॉसिंग पॉइंट बिटवीन ए रशिया एंड क्रीमिया, बी इजिप्ट एंड गाजा स्ट्रिप, सी अर्मेनिया एंड नागोर्नो कैराबाक, और डी सुदान विथ टिग्रे रीजन। अगला जो हमें देखने मिल रहा है जो एमसीक्यू वो है, विथ रेफरेंस टू द सैंड माइनिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, सैंड माइनिंग इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग रिवर्स, बीचेस, सीबेड्स। सेकेंड, अनरेगुलेटेड सैंड एक्सट्रैक्शन डिस्ट्रॉयज रिवर, बीच हैबिटेट्स critical for various aquatic species. Third, illegal sand mining in India is a crime under Indian Penal Code 1860. How many of the statement given above are correct? Only one, only two, all three, या फिर none. So ये 3 MCQs थे 10th मई के। अब हम देखेंगे 11th मई के MCQs। सो 11th मई का जो पहला MCQ हमें देखने मिल रहा है, यानी आज का 4th MCQ, वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फुट रॉट। फुट रॉट इज अ फंगल डिजीज अफेक्टिंग बासमती राइस। सेकेंड, क्रॉप रोटेशन, प्रॉपर ड्रेनेज एंड अवॉइडिंग वाटर लॉक कंडीशन कैन हेल्प रिड्यूस डिजीज इंसिडेंस। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज और आर नॉट करेक्ट? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। आप जब भी इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 करके लिखना, ताकि मुझे पता चल सके आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूं, और क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा 3 रहेगा जो 11th का, वो क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज का वो है, शिंकुला टनल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एम्ड एट enhancing connectivity in the border areas of A, Arunachal Pradesh, B, Manipur, C, Ladakh, या D, Punjab। Question number 6 is, with reference to the non-market economy, consider the following statements. First, a non-market economy refers to a country where market forces do not play a dominant role in determining prices, wage and resource allocation. Non-market economies may have restrictions on currency convertibility. Third, non-market economies are subject to anti-dumping duties imposed by other countries. How many of the statement given above are correct? Only 1, only 2, all 3, या फिर none। चलिए अब जान लेते हैं जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे 8th और 9th में के करंट अफेयर्स के, उसके सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था सी, क्वेश्चन नंबर 2 का था बी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, क्वेश्चन नंबर 4 का सी, और क्वेश्चन नंबर 5 का भी सी। तो जिन्होंने इसके पूरे आंसर्स करेक्ट दिए हैं उनका नाम है आकांक्षा लूचे। आई होप बाकी लोगों को भी आंसर्स पूरे सही निकले हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे, उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी, श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहाँ भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।